हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। तो आज मैं जो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आइदर पर्सनली या तो जो मेरे को मेल्स आते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मेरा क्या कैसे मैंने CSI नेट को क्रैक किया। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरे को कोई स्टूडेंट मिलता है पर्सनली, तो वो मतलब जो MSc स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि क्या सिलेबस रहता है, कैसे प्रिपेयर करना रहता है, कितना टाइम लगता है इसको क्रैक करने के लिए अगर ढंग से पढ़ा जाए तो देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि डोंट फॉलो एनीवन। देखिए, जब मैं अपने CSI नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी बतेरे वीडियो देखती थी कि कैसे कौन प्रिपेयर कर रहा है। क्या पता किसी की वीडियो से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो मेरे प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करें। ठीक है, बट होता ऐसा नहीं है क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, सब कुछ अलग है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन सेम हो और हम दोनों एक स्ट्रैटेजी के लिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एंड तक सब कुछ बताऊंगी वन बाय वन करके कि कैसे कैसे मैंने एग्ज़ाम के प्रिपेयर किया, क्या आपको करना चाहिए अगर आप CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को फॉलो मत करिए, किसी को भी नहीं, मुझे भी फॉलो मत करिए आप लोग, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड है, उसके हिसाब से आप देखिए। ठीक है, अब इस जर्नी को बताने से पहले मैं अपना थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैंने जो अपनी BSc की है वो मैंने बॉटनी ऑनर्स से किया है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जो कि DU का एक कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। वहाँ से मैंने अपना BSc कंप्लीट किया है बॉटनी में। उसके बाद मैं जैसे कि मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो मैंने जो अपना MSc है वो माइक्रोबायोलॉजी से मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से अपना MSc कंप्लीट किया है। ठीक है, MSc के दौरान ही मैंने CSI नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे पहले पता नहीं था, बीच में मुझे पता चला कि अच्छा नेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने MSc में एडमिशन लिया था तो मुझे बहुत ही क्लियर था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली मेरे को पता नहीं था PhD में क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, बट मुझे ये पता था कि PhD मुझे करना है, क्योंकि माई पापा एम वॉज टू डू कि मेरे पापा का एम था कि मतलब मैं PhD करूं। ठीक है, तो मुझे ग्रेजुएशन में ही मुझे ये बात क्लियर थी कि मुझे करना तो PhD है। कैसे करना है, कैसे नेट क्वालिफाई होगा, ये सब कोई आइडिया नहीं था। बट पापा बोले थे, मतलब MSc के टाइम पे कि MSc में एडमिशन लेने से पहले ही कि मतलब नेट क्वालिफाई करे बिना MSc का कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि आज ना कल नेट तो क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि आगे देखिए, अगर आप नॉर्मल BSc MSc करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो आपको लगता है कि आगे क्या किया जाए थोड़ा, और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को बहुत पहले से ही रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए मैं इस वाले फील्ड में आई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो बाय द वे मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना होता है, बट मैं आज जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे आगे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने इस वाले फील्ड को चूज़ किया। ठीक है, तो जब मैंने BSc के बाद 1 ईयर ड्रॉप लिया है, क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, क्योंकि टिल माई BSc आई वॉज ए क्वाइट गुड स्टूडेंट। मतलब 12th तक बोल लीजिए, 12th तक मैं गुड स्टूडेंट थी, बट आफ्टर दैट आई बिकेम एवरेज वन। मतलब आ जाते थे 7.8 7.6 ऐसी CGPA आ जाती थी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि अरे मैं तो बहुत ही टॉपर स्टूडेंट थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट इन माय BSc मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, क्योंकि मेरा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया उस टाइम पे। तो मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का। उस दौरान पे मैंने कहीं कहीं पढ़ाया भी।
ठीक है, क्योंकि खुद की पॉकेट मनी के लिए और भी चीज़ों के लिए घर की फाइनेंशियल स्टेट वाज नॉट दैट मच गुड, तो आई नीड टू डू समथिंग। ठीक है, उस टाइम पे मैं बैठी भी पड़ी थी, कुछ कर नहीं रही थी अलग से। उसके बाद जब बीएससी के बाद मैंने गैप लिया, उस दौरान मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने कुछ जहाँ भी पढ़ा रही थी वो छोड़ा मैंने कुछ दिन के लिए, और अपने फोकस किया कि मैं एंट्रेंस की तैयारी करूँ। 3-4 महीने मैंने बहुत ही मन से एंट्रेंस की तैयारी करी। फिर एंट्रेंस मेरा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में क्वालिफाई हो गया, वहाँ पे मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब मैंने बॉटनी से माइक्रोबायोलॉजी में स्विच क्यों किया ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने बॉटनी से माइक्रोबायोलॉजी में इसलिए स्विच किया क्योंकि मुझे तब लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी की लैब में डिमांड थी, तो मुझे लगा कि बॉटनी से करूँगी तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मैं माइक्रोबायोलॉजी में स्विच कर लेती हूँ कि अगर मुझे एमएससी के बाद जॉब भी करनी पड़ी तो मेरे को मिल जाए जॉब कोई ढंग की। ठीक है, तो ये रीज़न था। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉटनी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, आई वॉज गेटिंग एडमिशन, बट मुझे लगा कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं एमएससी में थी तो मुझे ये क्लियर तो था कि मुझे पढ़ना है, बट जैसे कि बिजी शेड्यूल चलता रहता है एमएससी का, तो नहीं हो पाती है पढ़ाई, मतलब इतनी नहीं हो पाती है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। ठीक है, उसके बाद कोविड के कारण सब अपने घर चले गए। उस टाइम पे मैं सीरियस हुई थोड़ा एग्ज़ाम को लेकर कि नहीं भाई पढ़ना है अब अपन को, तो मैं सीरियस हुई। तो मैंने सबसे पहले क्या ज्वाइन किया, मैंने एक कोचिंग है वो ज्वाइन करने का सोचा, सिर्फ ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा, तो मेरा एक सीनियर था उस टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी में ही, वो शोमुस बायोलॉजी से कोचिंग कर रहा था ऑलरेडी, ही टुक। तो मैंने उसका थोड़ा देखा कि कैसे कैसे पढ़ाते हैं। फिर वो सब वीडियोस थोड़ा बहुत देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। अगर मैं पहले सेल्फ प्रिपरेशन से स्टार्ट करती हूँ, अगर मुझे बीच में लगेगा कि मुझे किसी कोचिंग की ज़रूरत है तो आई विल टेक। ठीक है, क्योंकि शोमिस बायोलॉजी का ऐसा था कि एक ही वीडियो में सारा ही कवर कर दे रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट, तो मुझे वो सही नहीं लगा। कि मतलब नेट में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको यही पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वो 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर दे रहे हैं, तो मुझे ठीक नहीं लगा वो। तो मैंने खुद से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। मैंने एमएससी पे ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो लेती थी मैं, और अपना उतना फोकस करना बंद कर दिया। ठीक है, मैं अपना फुल फोकस अपने नेट पे दे रही थी। तो मैंने 6-7 महीने अच्छे से तैयारी करी है नेट के लिए। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँगी कि सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले पाथफाइंडर से स्टार्ट किया। मैंने पाथफाइंडर को थोरोली पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। पहली बार जब पढ़िए कोई नोट्स मत बनाइए, एक बार अच्छे से, मतलब उसमें मार्किंग करिए, पेन से मार्किंग करिए, पेंसिल से मार्किंग करिए आपकी, ताकि आप दोबारा जब रीड करने जाए तो उस मार्किंग वाली चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, तो आपको ज़्यादा आप उस पर फोकस करेंगे। ये पता चल जाता है कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप 1 नहीं है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 है हमारा, पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए आप लोग, और प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करिए कि उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट लीजिए। प्रीवियस ईयर में जैसे आपने 5 साल का प्रीवियस ईयर निकाल लिया, और सबसे पहले आप पढ़ना चाहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई डेवलपमेंट, वल्वा फॉर्मेशन, यहाँ से पॉइंट कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए एक पेज पे कि अच्छा डेवलपमेंट बायोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देन गो टू द बुक। उसके बाद वो टॉपिक पढ़िए जो एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, पहले ऐसे स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर और भी आपको टॉपिक मिलते हैं तो फिर उन टॉपिक्स पे स्विच करिए। उसके बाद अपना वर्ड फुलफिल करिएगा। ऐसे मत सोचिए कि मैं एकदम बुक लेके बैठ गया, स्टार्टिंग से एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी टू, मतलब पढ़ने के लिए ये तो बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। ऐसे मत स्टार्ट करिए, ऐसे में आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और आप यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब आपने पाथफाइंडर अच्छे से पढ़ ली तो आप लोग क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए वहाँ से। जब 2nd और 3rd रिवीजन कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बन गए हैं आपके तो 3rd पे आपको क्या करना है, 3rd पे आपको
सबसे पहले, फिर उसके बाद थर्ड वाले पे क्या करना है आपको, जो उसका मेन, जैसे कि सेल बायोलॉजी का एल्बर्ट है तो वो रेफरेंस बुक को लीजिए और उस रेफरेंस बुक से आप लोगों को इमेज पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन फोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रोटीन फोल्डिंग वाला चैप्टर निकालना है और उसको पूरा ऐसे से स्टार्टिंग से पढ़ने नहीं लगना है आपको। मेन जैसे इमेजेस हैं उसको पढ़ना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है उसके बारे में ना, उसको पढ़िए सिर्फ, और उससे भी आपको जो कंक्लूजन मिल रहा है उसको अपने नोट्स में ऐड करिए। ठीक है, हमेशा नोट्स बनाते टाइम में कुछ गैप्स छोड़िए, 2-3 पेज एक चैप्टर के बाद छोड़िए, कि तब आप अपनी चीज़ों को वहाँ पर ऐड कर सकें। ठीक है, ये तो हो गई हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने अप्रॉक्स, अगर मैं कितने सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे इसकी बात करूं तो मैंने अप्रॉक्स अप्लाइड बायोलॉजी को छोड़ के और मेथड्स इन बायोलॉजी में कुछ पार्ट्स को छोड़ के मैंने अप्रॉक्स सारी यूनिट्स कवर करी थी। एक मैंने इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट इतना अच्छे से कवर नहीं किया था, बट मतलब हमारी एमएससी में वो था वो पार्ट, तो एमएससी में मैंने बेसिक पढ़ रखा था उसका, तो मैंने उतना डिटेल में उसको पढ़ा नहीं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद अपना, अगर आप किसी बॉटनी या जूलॉजी के स्टूडेंट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ सब्जेक्ट आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो वो कॉमन सब्जेक्ट आप अपने एमएससी के दौरान ही कवर कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप अगर साइड बाय साइड दूसरे सब्जेक्ट पे पढ़िए और क्लास में तो आपका मेन सब्जेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, नॉलेज कभी बेकार नहीं होती है। मैंने 3rd सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नेट के लिए पढ़ा था, जो कि मुझे 4th सेमेस्टर में बहुत हेल्प हुआ। 4th सेमेस्टर में हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी, जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना ही नहीं पड़ा, सारा पढ़ा हुआ था, जाओ एग्ज़ाम दो मस्त। ठीक है, तो कुछ करना नहीं पड़ा इतना खास। तो और जो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ही कॉमनली पूछते हैं कि मैम, कि आज भी 1-2 ने पूछा कि मैम कोई शॉर्टकट हो जिससे नेट क्वालिफाई हो जाए। बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। यू जस्ट नीड टू स्टडी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब बहुत पढ़ोगे ना, 4-5 महीने लगातार पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तुमको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर से ही आ जाएगा कि इस बार तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर से आता है, किसी के कोई ट्रिक नहीं, कोई घूटी नहीं है जो पिला देंगे जो क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो, रिवीजन करो। कैसे नहीं होगा यार, लोग कितना बड़ा बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ये तो नेट का एग्ज़ाम छोटा सा एग्ज़ाम है। ठीक है, तुम जब कर लोगे ना तब सोचोगे कि अरे यार इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हुआ बना रखा था। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, कोई ऐसी ट्रिक बता दे जिससे क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसे तो कोई ट्रिक नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा जर्नी था। तो मैंने एक बार दिया एग्ज़ाम और क्वालिफाई कर लिया। हो सकता है किसी को 2 बार लगता है, 3 बार लगता है, तो डिमोटिवेट होने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बट अगर आपको लग रहा है कि किसी टाइम पे कि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, तो कोचिंग लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है, अंदर से इंटरनल फीलिंग ये आ रही है कि मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्किप करो ना यार, खुद से करो। क्यों इतना, मतलब कोचिंग में तुम टाइम एनर्जी सब वेस्ट करोगे। सेल्फ स्टडी तो तुम्हें तब भी करनी ही पड़ेगी। कोई खिचड़ी बना के खिला तो देगा नहीं, है ना। खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। ठीक है, अगर आपको अपने इस पूरी जर्नी में कहीं भी लगता है कि मैम मेरी कुछ इतनी सी भी हेल्प कर सकती हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो तुम। मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है बॉटनी वाइब्स नाम से, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ पे भी आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरे को पूछना है तो भी व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हो, आई एम 24/7 अवेलेबल। ठीक है, अगर आपकी इस जर्नी में अगर मैं इतना सभी कुछ कर पाई आप लोगों के लिए, तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, कीप योर स्पिरिट हाई, स्टे मोटिवेटेड।